तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। जब भी अंधविश्वास, झाड़ फूक, ये तमाम चीज़ों की हम बात करते हैं तो हमारे जहन में बस कुछ तस्वीरें निकल के सामने आती हैं कि कोई दाढ़ी नुमा जिसके पास बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होंगी, हाथों में कुछ अजीब अजीब चीज़ें उसने पहन रखे होंगे, उंगलियों में ढेर सारी अंगूठियाँ होंगी, सर पे उसने एक हरा या फिर काला या फिर गेरुआ ऐसा कोई कपड़ा उसने बांध रखा होगा। उसके बाद वो कुछ मंत्र फूंकेगा, तंत्र मंत्र करेगा और साथ ही एक उसके सामने कोई महिला या पुरुष झूमता हुआ मिलेगा। और ये तमाम तस्वीरें जब हमारे जहन में आती हैं तो फिर उसमें जो भाषा हमारे कानों में कौंधती है वो हिंदी होती है। क्योंकि जब भी तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, भूत प्रेत, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि शायद हमारा जो मुल्क है वही शायद इतना पिछड़ा है इस मामले में कि आज भी हम भूत प्रेत, इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। बाकी दुनिया तो बहुत आगे निकल चुकी है, बाकी दुनिया इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान भी नहीं देती, सोचती भी नहीं। इस वजह से वो इतने तरक्की कर चुके हैं। अंधविश्वास, देवी देवता, धर्म अधर्म, ये तमाम चीज़ें यहीं तक हैं। लेकिन फिर विदेशों से भी ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आती हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई नई गाड़ी लेता है तो या तो उस पर नींबू मिर्ची लटकाता है या फिर पूजा पाठ करवाता है, दर्शन करने जाता है। सेम मुस्लिम भाइयों में भी है, वो भी कुछ दुआ वगैरह करवाते हैं। ये तमाम चीज़ें जब हम एक दूसरे के देखते हैं तो फिर हमारे जहन में आता है कि यार इसकी क्या ज़रूरत है, हम तो साइंस के हिसाब से चलते हैं। विदेशी लोग ये सब नहीं करते, इस वजह से वो इतने आगे हैं। लेकिन फिर कुछ तस्वीरें विदेशों से भी निकल के सामने आती है जहाँ पे नई गाड़ी होती है तो फिर प्रेयर होती है। तो कहीं ना कहीं धर्म, अंधविश्वास, झाड़ फूक, टोना टोटका दुनिया के हर एक कोने में है। और ऐसी एक देश है जिसका नाम है हैती। हैती बेसिकली जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से थोड़ा सा दूर एक जो सागर है, कैरिबियन सागर, और इसी कैरिबियन सागर में एक द्वीप है, हिस्पानियोल द्वीप। इसी हिस्पानियोल द्वीप पे एक छोटा सा देश है। अगर उसकी साइज की बात करें तो लगभग 27,000 वर्ग किलोमीटर उसकी साइज है। और 27,000 वर्ग किलोमीटर उसकी साइज है तो आप यहीं से आंकड़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। कई कई देश तो इतनी ज़मीनी कब्जा करके बैठे हैं। तो इतना छोटा सा देश, हालत भी उसकी बहुत बुरी है क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क उतने अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे कुछ कुदरती चीज़ें भी नहीं मिली। ज़्यादातर जो उस देश की पॉपुलेशन है वो खेती बाड़ी करती है। खेती में भी क्या, कॉफ़ी, चाय, जो कि मौसम के हिसाब से ही डिपेंड होती है। थोड़ा सा भी क्लाइमेट चेंज हुआ तो खेती भी बर्बाद हो जाती है। लेकिन इस जगह का एक अच्छा फ़ायदा भी है कि यहाँ पे एक बंदरगाह है। और कई बार ऐसा होता है कि अमेरिका से निकलने वाली जहाज़ें जो इंडिया की तरफ आती हैं तो इस हैती पे जाके रुकती हैं। तो इस वजह से थोड़ा बहुत रोज़गार मिल जाता है, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन में भी फ़ायदा हो जाता है। अब चूंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा रोज़गार के साधन है नहीं तो वहाँ पे भी जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं बड़ी कमज़ोर हैं और कई अलग अलग ग्रुप, कई अलग अलग गैंग हैं जिन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। और ऐसी ही एक गैंग है जिस गैंग का जो मुखिया है मोलेन मिकानो, कायदे से मोलेन मिकानो फेलिक्स एक गैंग चलाता है। और इसकी जो गैंग है, हैती का जो स्लम एरिया है जिसे सोइल स्लम कहते हैं, इसी सोइल स्लम के पास ये गैंग एक्टिव है। क्योंकि ये जो जगह है वहाँ की राजधानी जो है हैती की, पोर्ट आ प्रिंस के पास एक बंदरगाह है। उसी बंदरगाह के पास ये स्लम एरिया है और उसी स्लम एरिया में ये गैंग एक्टिव है। और हर जगह की जो स्लम एरिया होती है वहाँ पुलिस प्रशासन, आर्मी घुसने की कोशिश भी नहीं करती, चाहती भी नहीं। उनको क्या मतलब, गरीब तबके के लोग मरें जिए, क्या फ़ायदा, किसी न किसी पार्टी को वोट दे ही देंगे। तो यहीं पे वो गैंग एक्टिव है। रिकॉर्ड इसके बड़े गंदे हैं, लोगों को मारना, लूटना, तमाम इंसानियत को ख़त्म करना, ये तमाम चीज़ें इस गैंग की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। छोटे छोटे 10-5 रुपए के लिए कत्ल कर देना। इस वजह से इस बस्ती के जितने लोग हैं वो लोग भी इस गैंग में जुड़ना चाहते हैं। खासकर नई उम्र के जो लड़के हैं उनका एक अरमान है कि अगर इस गैंग में हम जुड़ जाएंगे तो शायद हमसे बाकी जो पूरे एरिए हैं वो डरेंगे, हमारी इज्जत होगी, हमें कोई छुएगा नहीं।
यानी एक पैरेलल गवर्नमेंट जो मोनेल मिकानो फेलिक्स है वो चला रहा। तमाम चीज़ें उसकी ठीक ठाक चल रही हैं, दबदबा भी बढ़िया है। शादी होती है, शादी होने के बाद एक बच्चा होता है। अब ये बच्चा जब होता है तो होने के बाद अभी चंद दिन पहले की बात है, उसकी तबीयत कुछ खराब हो जाती है। सबसे पहले बुखार हुआ, उसके बाद पेट में दर्द हुआ, और न जाने क्यों रात में अचानक से उसके पेट में दर्द होने के बाद भयानक तरीके से वो तड़पे। शुरू में माँ ने इस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन माँ से हैंडल हुआ नहीं। फिर ये हुआ कि जो फेलिक्स है उसको सूचना दी जाए। फेलिक्स भी अपने गैंग के साथ कहीं बाहर गया होता है, उसको सूचना मिली। फेलिक्स अपने बच्चे के बारे में जब सुनता है तो भाग के वापस आता है। आने के बाद अपने बच्चे को जब दर्द से तड़पता देखता है, फ़ौरन उसको गाड़ी में डालता है। पूरा गैंग एक हॉस्पिटल पे पहुंचता है। वहाँ पे डॉक्टर्स को ये बच्चा दिखाया जाता है। डॉक्टर्स उस बच्चे की नब्ज़ टटोलते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। इधर फेलिक्स का जो खौफ था कि अगर बच्चे को कुछ हो गया तो सबको मार दिया जाएगा, इस वजह से डॉक्टर भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं, दवा वगैरह देते हैं, पेन किलर देते हैं, गैस वगैरह की गोलियां दे देते हैं। बच्चा ठीक हो जाता है। उसके बाद बच्चा वापस घर पे आ जाता है। माफ़ कीजिएगा। अब बच्चा वापस आ गया। इधर जो पिता है वो अपने गुंडागर्दी दादागिरी के कामों में व्यस्त। लगभग 2-3 दिन गुजर गए। 2-3 दिन गुजरने के बाद फिर से इसकी तबीयत खराब हुई। अब फिर से हॉस्पिटल लेके जाया गया। फिर से डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, दवा देते हैं, आराम होता है। फिर से बच्चा घर वापस आ जाता है। फिर कुछ दिन बाद तबीयत खराब होती है। इस बार जो फेलिक्स है उसने सोचा कि हॉस्पिटल चेंज कर दें। हॉस्पिटल चेंज किया जाता है। दूसरे हॉस्पिटल में तमाम तरह की जांच पड़ताल होती हैं, इलाज होता है, दवाएं दी जाती हैं। साथ ही एक नर्स को भी भेजा जाता है कि जाओ और तुम 24 घंटे बच्चे की केयर करना। 24 घंटे बच्चे की केयर भी होती है, लेकिन फिर से दर्द उठ जाता है। अब लगातार हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल फेलिक्स बदल रहा है। लगातार अलग अलग जगहों पे फेलिक्स ने दवा करवाई, लेकिन ना ही कहीं कोई आराम, ना ही कहीं कोई फ़ायदा। लगातार बच्चा दर्द से अचानक से रात को तड़प उठे, फिर दवा वगैरह खा के सुबह तक ठीक हो जाए। अब भले ही एक डॉन था, हज़ारों लोगों को उसने मारा हो, लेकिन एक बाप भी था, परेशान हुआ, दुखी हुआ। इसी बीच किसी ने सलाह दी कि अगर ऐसे बात नहीं बन रही तो एक काम करो, थोड़ा सा धर्म कर्म का भी सहारा ले लो। अब ये बात जब वो सुनता है तो उसको भी अपने किए पाप याद आते हैं। फिर वो पहुंच जाता है एक बूढ़े पुजारी के पास और तमाम जो चीज़ें थी वो बताता है और कहता है कि मेरा जो बेटा है दर्द से तड़प रहा है, उसकी तबीयत लगातार ख़राब हो रही है, हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे दर्द ना हो, लेकिन दर्द लगातार उसको हो रहा है। एज ए फादर मेरा कलेजा बैठा जा रहा है, इस वजह से अगर आप कुछ कर सके तो करें। पुजारी ने फिर पूजा पाठ शुरू की। पुजारी को भी मन में एक डर था कि कहीं डॉन है, मैं मना करूं वो कुछ कह न दे, कुछ कर न दे, मार न डाले। अब बूढ़ो पुजारी अपनी तमाम तरीके की पूजा शुरू करता है। अच्छा, वहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर कैथोलिक हैं, इस वजह से वो अपने हिसाब से अपने रिचुअल्स परफॉर्म करता है। और काफ़ी जांच पड़ताल और काफ़ी रिचुअल्स करने के बाद, तमाम तरह के तंत्र मंत्र जो उनकी ज़ुबानी हो वो करने के बाद अंत में वो कुछ चीज़ें बताता है। दरअसल पुजारी कहता है कि तुम्हारे बेटे के ऊपर जादू टोना हुआ है। साथ ही जादू टोना करने वाले का जो एम है वो तुम्हारे बेटे को दर्द से तड़पाना है और तड़पा तड़पा के मारना है। अब ये बात जब फेलिक्स सुनता है, सुनने के बाद हैरान हो जाता है, पूछता है कि कौन कर सकता है ऐसा। इसके बाद पुजारी ने बताया कि शायद तुमने किसी के साथ कुछ गलत किया होगा, इस वजह से कोई तुमसे बदला लेने के लिए, चूंकि तुम तो एक डॉन हो, तुम्हारा गैंग है, लगभग 300-400 लोग तुम्हारे गैंग में एक्टिव है, तो सामने से तो तुम्हारा वो कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इस वजह से उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया और तुम्हारे बच्चे के ऊपर उसने तंत्र क्रिया की है, और उसका तुमसे कुछ दुश्मनी या फिर उसके घर में तुमने किसी का कुछ बिगाड़ा है, इस वजह से उसने किया। अब फिर से फेलिक्स पूछता है कि कौन कर सकता है, उसकी डिटेल क्या है और कहाँ मिलेगा। अब पुजारी कहता है कि जो करने वाला है वो एक 60 साल से ज़्यादा का उम्र है का एक व्यक्ति है, यानी एक बूढ़ा आदमी, और वो तुम्हारे ही पास की बस्ती का है।
अब फिर से पूछता है कि आगे कुछ डिटेल, ये मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास आगे कोई डिटेल नहीं है, बस इतना है कि करने वाला 60 साल से ज़्यादा का है और तुम्हारी बस्ती का है। उसने एक ऐसा काम करवाया जिसकी वजह से तुम्हारे बेटे की तड़प तड़प के मौत हो जाएगी और इससे पहले कि ये सब हो तुम्हें उसको रोकना होगा। इतना कह कि वो पुजारी वहाँ से चला जाता है। फेलिक्स समेत उसका पूरा गैंग ये बात सुनता है, सुन के वापस आता है। अब तलाश शुरू होती है उस 60 साल से ज़्यादा के उम्र के आदमी की जिसने ये सब करवाया है। हर एक घर पे जो फेलिक्स के शूटर हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो मर्डरर हैं, हर एक घर पे जाते हैं, अलग अलग घरों पे तलाशी लेते हैं कि यहाँ पे कुछ तंत्र मंत्र की चीज़ें मिल जाएं, कुछ ऐसा मिल जाए जो थोड़ा सा नेचुरल लगे, तो फिर हम पूछताछ करें। 1 घर, 2 घर, 3 घर, 10 घर, 100 घर, पूरी बस्ती के हर एक घर में जो इसके लड़के थे वो जाते हैं, घुसते हैं, तफ्तीश करते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। हताश निराश वो लोग वापस लौट के आते हैं। फेलिक्स को पूरा मामला बताते हैं, कहते हैं कि हमने पूरे घर को छान मारा, तमाम जगहों पे पड़ताल किया, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। इधर बच्चे को फिर से दर्द होती है, फिर से हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर से दवा खिलाते हैं। इसी दौरान फेलिक्स काफ़ी देर तक सोचता है और अंत में एक फैसला लेता है और एक लाइन बोलता है कि जितने बुजुर्ग हैं सबको मार डालो, जितने भी 60 साल के ऊपर के लोग हैं सबको मार डालो, चूंकि अगर एक भी बच गया तो शायद वही होगा। ये ऑर्डर जब पूरे गैंग का मालिक यानी मोनेल मिकानो फेलिक्स जब अपनी गैंग को देता है, पिछले शुक्रवार की बात है, यानी 3 दिन पहले की, इस सोलाइल स्लम बस्ती में इसके 50 से 100 लोग घुसते हैं। शुक्रवार की रात को कुल्हाड़ी से, चाकू से, फावड़े से, फरसे से, तलवार से, खुखरी से जितने बुजुर्ग मिले उन सबको मार डाला और पहले दिन लगभग 75 से 80 बुजुर्ग को मार दिया। अब 75 से 80 बुजुर्ग को मार दिया। मारने के बाद अब इंतजार करने लगे कि शायद ये बुजुर्ग इनमें से था या नहीं था। रात हुई, अचानक से फिर से बच्चे की तबीयत खराब हुई। उसको लेके हॉस्पिटल गए, लेकिन जैसे ही बच्चे की तबीयत खराब हुई ये कंफर्म हो गया कि अब तक 75 गलत लोगों को मार दिया, अब सही को भी मारना है। इसके बाद ये गैंग शनिवार को यानी पिछले सैटरडे को भी, ये जो 2 दिन पहले गुजरा, फिर से वहां जाती है और इस बार करीब 125 से 130 लोगों को मार डालती है। यानी 2 दिन के अंदर 200 से ज़्यादा। हमारे हिंदुस्तान की जो मीडिया है लगभग 110 दिखा रही है, लेकिन वहाँ की जो मीडिया है 110 दूसरे दिन, 130 लगभग दूसरे दिन और 75 से 80 पहले दिन, यानी 210 के आसपास लोगों को ये लोग मार चुके हैं। फिलहाल गनीमत इतनी है कि सैटरडे से उस बच्चे के पेट में अभी तक दर्द नहीं हुआ है और अगर ऐसा होता है तो फिर शायद और लोग मारे जाएंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अगर ये सब हो रहा है तो वहाँ की सरकार कर क्या रही? तो इस सरकार के पास भी अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं। उस पूरे इलाके को, शुरू में उन्होंने उस इलाके को इग्नोर किया, किस इलाके से हमारा कोई खास फ़ायदा है नहीं, इससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं। आलम यह हुआ है कि उस पूरे इलाके को जो अलग अलग गैंग है उन्होंने कब्जा कर लिया। उन पे शिकंजा कसने के लिए, उनको कंट्रोल में लाने के लिए फिर इधर सरकार ने एक फ़ैसला लिया कि हम उनके पास से जो भी टावर्स हैं, जो भी सेटेलाइट है, उनको हटा देंगे ताकि नेटवर्क ना मिले। अब इसका खामियाजा ये हुआ कि इनके पास तो अपने कुछ अलग व्यवस्थाएं हैं, ये अल्टरनेट तरीके यूज़ कर ले रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं जो उस बस्ती में पिस रहे हैं, अगर उनको कोई समस्या हो तो ना ही वो पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं, ना ही सरकार से कोई खास मदद मांग सकते हैं, चूँकि ना ही उनके पास कोई फ़ोन है, ना ही कोई नेटवर्क है, ना ही वहाँ कोई डाकिया आता है, चूँकि वहाँ पे ऐसे ही गैंग राज है जिन्होंने 2017 में भी ऐसे ही किसी मामले पे 75 से 80 लोगों को मार दिया था और इस टाइम 2 दिन के अंदर 210 के आसपास लोगों को मार दिया। चूँकि वजह क्या, बस एक कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा, और इसी बात का बहाना बना के इन लोगों ने 210 के करीब लोगों को मार दिया। फिलहाल अब क्या कहा जाए, क्योंकि जब भी हम तंत्र मंत्र के बारे में बात करते हैं, जब भी हम ये सुनते हैं कि इस देश में तंत्र मंत्र हो रहा या फिर एक आदमी तंत्र मंत्र के चक्कर में कुछ कर बैठा, तो फिर हमारे दिमाग में यही आता है कि भारत होगा, पाकिस्तान होगा, या फिर यही एशिया के लोग होंगे,
चूँकि हम अमेरिका और उसके आसपास के लोगों को बड़ा डेवलप मानते हैं, लेकिन अमेरिका और उसके आसपास के लोगों का एक ऐसा खौफनाक चेहरा ये भी है कि 210 लोगों को मार दिया गया। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।